हेलो बच्चों, 11वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यह लेक्चर नंबर 14 है। आज की इस वीडियो में हम लोग नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझने के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की द्विक प्रकृति या फिर पदार्थ की द्विक प्रकृति और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए नील्स बोर ने सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इनको अस्थायी कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं एक परमाणु के लिए नाभिक, और इसके बाहर दिखा दे रहे हैं कक्षाओं को। नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं और इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। अगर किसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा है, इसको पहली कक्षा कहेंगे, इसको दूसरी, इसको तीसरी। तो यदि पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, चूंकि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों की ऊर्जा समान होगी, क्योंकि एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। इसी तरह दूसरी कक्षा में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होगी। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान दें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पढ़े थे, और कमियों में एक पॉइंट ये आया था कि यदि कोई आवेशित कण चारों तरफ घूम रहा है तो वह लगातार एक रेडिएशन का उत्सर्जन करेगा, उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में वह नाभिक में ही गिर जाएगा। इससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन नील्स बोर ने क्या कहा है कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, चूँकि ये स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन क्वांटम के रूप में ऊर्जा अवशोषित करके आगे वाली कक्षाओं में जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यदि पहली कक्षा में है तो क्वांटम के रूप में ऊर्जा अवशोषित करेगा और आगे की कक्षाओं में जा सकता है। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितने क्वांटम ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। अगर ज़्यादा क्वांटम अवशोषित करेगा तो और ज़्यादा आगे की कक्षाओं में यह जा सकता है। आगे देखो, कोई इलेक्ट्रॉन क्वांटम के रूप में ऊर्जा अवशोषित करके आगे वाली कक्षाओं में जा सकता है तथा क्वांटम के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करके दूर वाली कक्षा से पास वाली कक्षा में आ सकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा में आ गया है तो वह क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। किस रूप में, विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और फिर क्या करेगा, पास वाली कक्षा में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम में पढ़ लिया है। चौथा पॉइंट है, डेल्टा ई ऊर्जा अंतर वाली 2 अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ ध्यान दें, डेल्टा ई ऊर्जा अंतर वाली 2 अस्थायी कक्षाओं, यह कक्षा नंबर 1 है और यह कक्षा नंबर 2 है। इनका ऊर्जा अंतर, इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई है, डेल्टा ई। और यदि डेल्टा ई ऊर्जा अंतर वाली 2 कक्षाएं हैं, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के समय, संक्रमण का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है या फिर दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जा रहा है। अगर 2 कक्षाओं में हम
मान लो कि चौथी कक्षा की बात कर रहे हो तो वहाँ संक्रमण का अर्थ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जा रहा है या फिर चौथी कक्षा से पहली कक्षा में वापस आ रहा है। तो इस संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जब ये आगे की कक्षा में जाता है तो भी एक विकिरण का अवशोषण करता है और निचली कक्षा में वापस आता है तो एक विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो इस अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा, इस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बटे एच या E2 माइनस E1 बटे एच। डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई आगे वाली कक्षा की ऊर्जा और निचली कक्षा की ऊर्जा में अंतर है। ठीक है, यहाँ देखें जहाँ न्यू आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति होगी? इलेक्ट्रॉन की। एच प्लांक नियतांक, E1 निम्न ऊर्जा अवस्था और E2 उच्च ऊर्जा अवस्था है। अगर संक्रमण की बात करें पहली कक्षा से चौथी कक्षा में तो चौथी कक्षा क्या होगी? उच्च ऊर्जा अवस्था और पहली कक्षा निम्न ऊर्जा अवस्था। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट है अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्वांटित होता है तथा यह h/2π का पूर्ण गुणित होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2π। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और r कक्षा की त्रिज्या, उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और n एक पूर्णांक संख्या है। बाद में इसी संख्या को 1, 2, 3, 4 को ही मुख्य क्वांटम संख्याएं कहा गया या मुख्य ऊर्जा स्तर कहा गया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है तथा यह h/2π का पूर्ण गुणित होता है। क्वांटित होने का अर्थ ये हुआ कि उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, उसका कोणीय संवेग निश्चित होता है। अगली कक्षा में जाएगा तो उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? nh/2π का पूर्ण गुणित होना चाहिए। n की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं कक्षा के अनुसार। ठीक है, तो ये है बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां हैं। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्वों की अगर बात करें तो किसी भी अन्य तत्व के परमाणु के लिए यह मॉडल फिट नहीं बैठता। तो आगे हम लोग देखेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियों की ओर। बोर मॉडल की सीमाएं, कमियां या दोष। पहला पॉइंट है बोर के परमाणु मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। तो इस मॉडल द्वारा ऐसे परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऐसी स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। उसी तरह लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ऐसी स्पीसीज के लिए ही यह मॉडल फिट बैठता है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या इस परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाएं एकल नहीं बल्कि कई रेखाओं के समूह हैं और इसको पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कई रेखाओं के समूह होते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं क्यों मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वाली वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसे जीमैन प्रभाव कहते हैं। जीमैन प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, उस वस्तु से जिससे विकिरण निकल रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई रेखाओं में बढ़ जाती हैं। इसी को जीमैन प्रभाव कहते हैं और इस प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। चौथा पॉइंट है परमाणु किस प्रकार बंध बनाकर अणु का निर्माण करते हैं, इसकी व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। तो ये बोर के परमाणु मॉडल की कमियां थी। बाद में इन कमियों को तरंग यांत्रिकी मॉडल द्वारा दूर किया गया जिसे आधुनिक परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो आज की ये टॉपिक समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।